हेलो, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब? आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर स्टाफिंग के टॉपिक रिक्रूटमेंट को करवाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूँ आपके साथ, मैं आपको एक बात याद दिला देना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर और लाइक करना डेफिनेटली ना भूलें। ठीक है जी, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देयर आर 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। पहला है रिक्रूटमेंट, दूसरा है सिलेक्शन, तीसरा है ट्रेनिंग। पर सबसे पहले आज जो हम टॉपिक करेंगे वो रिक्रूटमेंट करेंगे। सिलेक्शन और ट्रेनिंग के लिए मैं अगली वीडियोस में आपको करवाऊंगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब है इंड्यूसिंग और अट्रैक्टिंग। मतलब ये क्या होगा? इंड्यूस का मतलब किसी को प्रभावित करना या अट्रैक्ट करना मोर एंड मोर कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जो भी वैकेंट जॉब पोजीशन है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो खाली जगह है जिस पे कोई हमें एम्प्लॉय को अपॉइंट करना है, रखना है, उसके लिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें और हम उनको अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें। इन जनरल वर्ड्स, रिक्रूटमेंट मीन सर्च फॉर द कैंडिडेट हु कैन परफॉर्म द वैकेंट रोल, जो हमारे खाली जगह को पूरा कर सकता है, एंड इंड्यूस देम टू अप्लाई एंड कम फॉरवर्ड फॉर फिलिंग द वैकेंट रोल्स. The recruitment function is very important because the end result of a recruitment function is receiving large number of application. recruitment function बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि हम इसमें चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास अप्लाई करें, सिलेक्शन फॉर्म जिससे हम सिलेक्शन कर सकें, क्योंकि जितना वाइडर चॉइस हमें मिलेगा हम बेटर कैंडिडेट को तभी चूज कर पाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अब कि सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कौन कौन से होते हैं। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल में सबसे पहले आता है एक तो प्रमोशन, दूसरा ट्रांसफर। और एक्सटर्नल में कौन से हैं बेटा? एक है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, दूसरा कैजुअल कॉलर्स, तीसरा एडवर्टाइजिंग, चौथा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, पांचवा प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, एंड सिक्स कैंपस रिक्रूटमेंट। और इससे आगे भी है, वो मैंने यहाँ लिस्ट बनाई हुई है, ये देखिए। 7th क्या है? रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयज, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन, वेब पब्लिशिंग। ठीक है जी। तो ये देख लीजिए, ये सारा एक पूरा कंप्लीट चार्ट है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का। ठीक है जी। अगर जो भी आपके पास बुक होगी उसमें भी ये बना हुआ है, डोंट वरी। राइट जी। आर यू एबल टू सी इट प्रॉपरली नाउ? चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट के लिए। सो इंटरनल रिक्रूटमेंट का जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, अंडर दिस द जॉब पोजीशंस आर फिल्ड बाय इंक्लूडिंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उन्हीं से ही हम वो जॉब पोजीशन फिल करते हैं। द वैकेंट जॉब पोजीशंस आर फिल्ड बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ओनली एंड नॉट आउटसाइडर्स आर परमिटेड टू इन इंटरनल सोर्सेज। कोई भी इंटरनल वाला एक्सटर्नल व्यक्ति या आउटसाइडर इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। इसका फ़ायदा क्या रहता है? इकोनॉमिकल होता है ये, मोटिवेटिंग या मोटिवेशन मिलता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को कि यस, उनको भी कंसिडर किया गया है, किसी और इम्पॉर्टेंट जॉब के लिए भी हो सकता है, वो प्रमोशन के लिए भी हो सकता है। लेस अमाउंट ऑफ टाइम ऑन स्पेंट ऑन ट्रेनिंग में कम समय लगता है क्योंकि वो पहले ही बंदा हम अंडरस्टूड होता है उस जॉब को लेके। ठीक है जी। द एम्प्लॉयज़ आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो पहले ही कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन से फैमिलियर होता है, जान पहचान होती है उसको पता है कि किस तरीके की एक्सपेक्टेशन है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं आती। इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ टू गेट प्रमोशन। एम्प्लॉयज शो बेटर परफॉर्मेंस, प्रमोशन लेने के वो भी फिर ज़्यादा मेहनत करते हैं। एंड इट इज़ आल्सो सूटेबल फॉर ट्रेनिंग एंड सरप्लस एम्प्लॉयज़ कैन बी शिफ्टेड। और अगर किसी जगह पे हमें लग रहा है कि सरप्लस एम्प्लॉय है तो हम वहाँ से उसको शिफ्ट कर सकते हैं किसी दूसरी जगह। डिसएडवांटेज, नो फ्रेश न्यू आइडिया विल कम इन द ऑर्गेनाइजेशंस।
ठीक है, देयर विल बी लिमिटेड चॉइस, नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉयज। यस, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि कोई नया पर्सन या नया आइडिया या कोई फ्रेश थॉट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आती, हमें पता ही नहीं चलता कि और लोग या और नया बंदा कैसे सोचेगा, क्या उस तरीके को शायद बेटर तरीके से कर पाता उस काम को। सो देयर विल बी लिमिटेड चॉइस ही रहेगी, हमें उसी लॉट में से ही चुनना है। नई ऑर्गेनाइजेशन में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉइज, और वो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर उस व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी को भी खराब कर सकती है। बार बार उसको ट्रांसफर करते जाओगे तो उसका मन लगेगा ही नहीं किसी काम में। तो अंडर इंटरनल रिक्रूटमेंट फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट आर यूज्ड। पहला है ट्रांसफर, मींस शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अनदर एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी में उस व्यक्ति को एक जगह से, एक पोजीशन से, जॉब पोजीशन से दूसरी जॉब पोजीशन में ट्रांसफर कर दिया जाए। Generally, with the transfer, there is no change in the compensation level and authority level. So there is no change even in his rank, responsibilities and prestige. और इससे उसका रैंक, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी प्रेस्टीज या इवन उसके पैकेज में भी शायद कोई फर्क नहीं आता। ओनली द प्लेस ऑफ वर्किंग चेंज, सिर्फ काम करने की जगह बदलती है। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफर ऑफ क्लर्क फ्रॉम अकाउंट्स डिपार्टमेंट टू परचेज डिपार्टमेंट, ये भी हो सकता है। एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया। अब ये पर इसका मतलब ये नहीं है कि अकाउंट्स वाला बंदा प्रोडक्शन में चला जाएगा, उस तरीके से नहीं, जो उससे रिलेटेड जॉब्स हैं उसी में ही ट्रांसफर किया जाएगा। ओके जी, चलिए आगे बात करते हैं प्रमोशन की। सो प्रमोशन रेफर्स टू द शिफ्टिंग ऑफ द एम्प्लॉयज फॉर वन जॉब पोजीशन टू अनदर हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी, जहां पे उसका लेवल ऑफ अथॉरिटी और बढ़ रहा है। इन प्रमोशन द अथॉरिटी लेवल, द रैंक, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज एंड द प्रेस्टीज अबव इम्प्रूव और इंक्रीजेज। उसकी प्रेस्टीज, उसकी इज्जत, उसका रैंक, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। जनरली विद द प्रमोशन देयर इज इंक्रीज इन द कंपनसेशन पैकेज और सैलरी आल्सो, और उसकी सैलरी भी बढ़ती है। फॉर एग्जांपल, एक क्लर्क को आप अकाउंटेंट की पोस्ट पे ले जाओ, या किसी असिस्टेंट मैनेजर को मैनेजर बना दो, या सीनियर मैनेजर को वाइस प्रेसिडेंट बना दो। ओके जी, फॉर एग्जाम्पल ये थे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज कौन से हैं? व्हेन द कैंडिडेट फ्रॉम द outside the organization are invited to fill the vacant job position, then it is known as external recruitment। जब हम अपने employees को outside the organization से कॉल करते हैं to fill the job positions, in other words when the organization meets its manpower recruitment requirement when from outside the organization, then it is external recruitment। whenever large number of job positions are vacant, then external recruitment is preferred। जब लार्ज नंबर ऑफ जॉब पोजीशंस वैकेंट हो जाती है तब हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट को प्रेफर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब हमें चाहिए, हमने एक्सपेंशन की है, हमने कोई और नया डिवीजन खरीदा है, हमें और काम को बढ़ाना है, तो ज़्यादा लोग चाहिए, तो फिर एक या दो बंदा जो अंदर ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इंटरनल सोर्स में था, उससे काम नहीं चलने वाला ना, तो फिर हमें एक्सटर्नल सोर्सेज का भी सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है जी, इसके एडवांटेजेस क्या रहते हैं? फ्रेश टैलेंट मिलता है, हमें वाइडर चॉइस मिलती है, क्वालिफाइड पर्सोनल मिलते हैं, लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी या नॉलेज मिलती है, टेक्निकल नॉलेज और लेटेस्ट उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। और एम्प्लॉयज़ में भी कम्पिटेटिव स्पिरिट आती है कि क्यों बाहर वाले बंदे को क्यों लाया जा रहा है, और जो अपने अंदर वाला इंटरनल एम्प्लॉय है, प्रेजेंट एम्प्लॉय है, वो भी और मेहनत करेगा ताकि वो भी उस कैलिबर तक पहुँच जाए कि मैनेजमेंट बाहर वाले बंदे को रिक्रूट करना के बारे में ना सोचे। द मोरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ गोज डाउन और फॉल्स। The new employees may not adjust in the rules and regulations of the organization, which means more chances of turnover। नया एम्प्लॉय हो सकता है कि वो हमारे कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छी तरह ना समझ पाए और चांसेस है कि वो छोड़ के चला जाए। इट्स एन एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव है क्योंकि आउटसाइडर्स को जॉब के लिए बुलाना खर्चे वाला काम है, एडवर्टीजमेंट देना, उनको रिक्रूटमेंट करवाने के लिए उनको पैसे देने, आने जाने के कई बार पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये खर्चे वाला काम हो जाता है। लेंथी प्रोसीजर, ये लंबा प्रोसीजर है, एंड इट टेक्स लॉन्ग टाइम इन द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। सो द कॉमन मेथड्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आर, एक एक करके अब एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट स्टूडेंट्स कौन सी है? समटाइम्स द ऑर्गेनाइजेशन पेस्ट नोटिस एट द गेट ऑफ देयर ऑफिस और फैक्ट्री और वर्कशॉप स्टेटिंग द वेकेंट पोजीशन, तो वो फैक्ट्री गेट के बाहर ही लगा देते हैं, वेकेंट पोजीशन है। द एम्प्लॉयज हु आर इंटरेस्टेड इन दिस जॉब्स वॉक फॉर इंटरव्यू, जो इस तरह की जॉब्स के लिए एम्प्लॉयज इंटरेस्टेड होते हैं वो इंटरव्यू के लिए आ जाते हैं। दिस मेथड ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज द मोस्ट सूटेबल फॉर अनस्किल्ड। अनस्किल्ड के लिए ये मोस्ट सूटेबल पोजीशन है, फॉर एग्जांपल स्वीपर के लिए, पीएन के लिए।
ओके जी, ये सिंपल सी चीज़ें, मैं सिर्फ ट्रांसलेशन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, और कुछ नहीं है। आप कंसंट्रेट होके इवन मेरी आवाज़ बंद करके मतलब यूट्यूब को म्यूट करके भी अगर आप इसको पेज को पूरा देखोगे तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। कैजुअल कॉलर्स, जनरली द लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेन एन एप्लीकेशन लाइक फाइल इन विच दे कीप ऑल the pending application which the job seekers leave with the reception. Sometimes the application of suitable candidates who are not selected previous year, who were not selected previous year, selection process also kept in the application form. Casual callers वो होते हैं जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वो खुद अपना जॉब सीकर, जो जॉब लेने वाला, अपना बायोडाटा हम रिसेप्शन पे छोड़ जाता है, तो हम उसकी एक फाइल बना के रख लेते हैं। या वो एम्प्लॉयज़ जो पिछली बार हमारे पास इंटरव्यू देने के लिए आए थे, उनके भी बायोडाटा भी हमारे पास पड़े हैं, तो जब ज़रूरत होती है तो हम ऐसी फाइल में से उन कैजुअल कॉलर्स की फाइल को खोल के वहाँ से बंदों को कॉल करते हैं। दिस एप्लीकेशन फाइल इज कंसिडर्ड एज ए वेटिंग लिस्ट। इसको फिर वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है। वेन एवर देर इज ए जॉब वैकेंसी तो सूटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट आर कॉल्ड। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट भी एक बढ़िया तरीका है। द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट पॉपुलर मेथड है ये। द ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट द मीडिया ऑफ एडवर्टीजमेंट कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब पोजीशन। जिस तरीके की जॉब पोजीशन की रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके की जॉब रिक्वायरमेंट की, जॉब पोजीशन की रिक्वायरमेंट है, उस तरीके के मीडिया से हम एडवर्टीजमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स का सहारा लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस एक्ट एज मिडलमैन बिटवीन द जॉब सीकर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशंस हु हैव वैकेंट जॉब पोजीशंस। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में भी मिडल मैन की तरह काम करते हैं, ठीक है, जॉब सीकर्स और ऑर्गेनाइजेशन में उनकी जॉब पोजीशंस को, वैकेंट जॉब पोजीशंस को फिल करने के लिए। द जॉब सीकर्स लीव देयर बायोडाटा एंड गेट डिटेल ऑफ देयर क्वालिफिकेशन विद द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। जॉब सीकर्स अपने बायोडाटा को वहाँ पे रख देते हैं। एंड व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज द सूटेबल कैंडिडेट्स आर सेंट। फिर सूटेबल कैंडिडेट को उस कंपनी में इंटरव्यू के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। प्लेसमेंट एजेंसीज provide nationwide service to matching demand supply of workforce. These agencies invite the biodata and record from various job seekers and send them to suitable clients. These agencies charge fees for providing such service. और ये एजेंसीज ऐसे बंदों का जो बायोडाटा CV लेके वहाँ तक पहुँचाने के लिए उनसे पैसा लेती हैं, अपनी मतलब फीस लेती हैं। दे आर ए काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रन बाय द प्राइवेट एंटरप्राइजेस। मतलब ये एक तरह का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, लेकिन ये प्राइवेट एंटरप्राइजेस यहाँ ही रन करते हैं, गवर्नमेंट नहीं रन करती। ठीक है। कैंपस रिक्रूटमेंट। समटाइम्स द सीनियर मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विजिट वेरियस प्रोफेशनल कॉलेजेस, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स टू गेट फ्रेश ग्रेजुएट और पीपल विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नो हाउ। जो नई जानकारी या नई एडवांस चीज़ें जानते हैं, ऐसे नए ग्रेजुएट्स को, फ्रेश ग्रेजुएट्स को अपॉइंट करने के लिए वो कॉलेजेस में जाते हैं, वेरियस इंस्टीट्यूशन में जाते हैं जिसमें टेक्निकल एजुकेशन उनको अभी ताज़ा ही मिली है। दिस टाइप इज़ मोर कॉमन फॉर इंजीनियर्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, MBAs एट्सेट्रा। ठीक है। फ्रेशर्स कैन बी मोल्डेड इजीली, क्योंकि फ्रेशर्स को आप इजीली मोल्ड कर सकते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए उनको वहीं से रिक्रूट कर लिया जाता है। रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज। मैनी फर्म्स encourage their employees to recommend the names of their relatives, friends and other known people to fill the vacant job position. The organization prefer recommendation by trusting the goodwill of the present employees. ठीक है जी। मतलब रिकमेंडेशन हम प्रेजेंट एम्प्लॉयज से इसलिए लेते हैं क्योंकि वो जो बंदा हमारे साथ ऑलरेडी काम कर चुका है, तो हम उसकी नेचर को जानते हैं, हमें पता है कि वो व्यक्ति अपने साथ किसी और को लाएगा, किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड को या ऐसे किसी और नॉन पर्सन को लाएगा, तो वो भी उस जैसा ही होगा, क्योंकि जैसा बंदा होता है उसकी कंपनी भी वैसी ही होती है। ठीक है जी। तो अगर कल को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उस व्यक्ति को फिर पकड़ सकते हैं ना, अपने एम्प्लॉय को भी, तूने ये बंदा क्यों दिया, तो अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो रिकमेंडेशन से हमें फ़ायदा रहता है, हमारा समय भी बचता है और प्रेजेंट एम्प्लॉय का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि येस माई ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट मी। ओके जी। सो रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय से भी हम अपॉइंट कर सकते हैं। ओके जी, ये एक्सटर्नल ही है। नेक्स्ट 8th पॉइंट है ये इसका, जॉब सीकर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स आर द पीपल हु keep in touch with the labor in village and rural areas, and whenever there is a vacancy or requirement for the labor in the factory or in the construction site, they bring the labor from villages and supply the businessman to the businessman. तो यार कहने का मतलब यहाँ ये है कि जॉबर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं वो लेबर के टच में रहते हैं, जो गांव देहातों में होती है।
तो जहाँ भी वैकेंसी कभी अराइज होती है, किसी फैक्ट्री में लेबर की ज़रूरत है या कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो ये इन लोगों को वहाँ से ले आते हैं और बिजनेसमैन के पास ले जाते हैं ताकि उनको वो जॉब दिलवा सके। सो जॉबर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर चार्ज कमीशन, वो कमीशन लेते हैं। दिस इज सुटेबल फॉर लेबरर एंड अनस्किल्ड वर्कर्स, ये लेबरर्स के लिए और अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए सुटेबल है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स मेंटेन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द लेबर एंड दे कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स एट द शॉर्ट नोटिस। Advertisement on television. A new trend of external recruitment is telecast on various channels regarding vacant job positions. They telecast the requirement of the job along with the qualification necessary for apply. तो टेलीविजन में जो इसकी एडवर्टीजमेंट की बात की जा रही है वेरियस चैनल्स पे, वो उसकी जॉब की क्वालिफिकेशन के बारे में बता देते हैं और जो उस क्वालिफिकेशन को मीट करता होगा उससे वो अप्लाई कर देगा उस ऑर्गेनाइजेशन में। सो वेब पब्लिशिंग इन internet, there are certain websites specially designed providing information regarding job seekers and companies which have vacant job positions. These websites can be visited by job seekers as well as companies. The common websites are naukri.com and monster.com etc. ठीक है जी, तो ये था सारे टाइप्स एक्सटर्नल के। अब हम डिस्कस करते हैं, छोटा सा डिफरेंस है लास्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड, इंटरनल और एक्सटर्नल का डिफरेंस क्या है। मैंने शॉर्ट में आपको बना दिया है, ठीक है जी, मैं आपको समझा देता हूँ। मीनिंग, चूजिंग द एम्प्लॉय फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज टू फिल द वैकेंट पोजीशन, ये तो इंटरनल का हो गया। एक्सटर्नल का पॉइंट क्या है, चूजिंग द न्यू वन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टाइम, इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग, इंटरनल में ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सटर्नल में मोर टाइम कंज्यूमिंग है। डेफिनेटली इकोनॉमी इंटरनल इकोनॉमिकल है और ये इकोनॉमिकल नहीं है एज कम्पेयर टू इंटरनल, क्योंकि इसमें पैसा लगेगा, आपको एडवर्टीजमेंट्स करनी है। क्वालिटी, ये लिमिटेड चॉइस है, अनलिमिटेड चॉइस है, इसमें ज़्यादा बढ़िया चॉइस भी तो मिल सकती है ना। बाहर से बंदा कोई आएगा, वो नया या एडवांस टेक्नोलॉजी जानने वाला भी हो सकता है। हमारे पास तो जो चॉइस हमारे पास लिमिटेड अवेलेबल है, उन्हीं में से चूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज तो। मोरल ऑफ द एम्प्लॉय, इट इंक्रीजेज, कि अगर उसको कंसिडर किया जाता है किसी वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए, फिर चाहे प्रमोशन के थ्रू ही है, तो इससे उनका मोरल बढ़ता है। और हाँ, प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ का, यहाँ सिर्फ बात हो रही है प्रेजेंट एम्प्लॉय का मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़, है ना। और डिक्रीज, इससे डिक्रीज होता है, बिकॉज अगर उसके रहते बाहर से किसी बंदे को आप रिक्रूट कर रहे हो तो उसका फिर मोरल तो डाउन होगा ना, कि यार क्या मेरे को क्यों नहीं कंसिडर किया गया। ठीक है जी, ओके। तो ये था सारा ये टॉपिक इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के साथ, मेथड्स के साथ रिक्रूटमेंट का। तो अगली वीडियो में हम करेंगे इसका अगला कंपोनेंट स्टाफिंग का, वो है सिलेक्शन। ठीक है जी, अभी के लिए इतना ही बहुत है। ओके जी, डन।